हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस में आपका स्वागत है। क्या आपको सीसैट से डर लगता है इंग्लिश के कम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने में, पैसेज सॉल्व करने में? आप हिंदी मीडियम से, इसीलिए आपको क्या इंग्लिश को सॉल्व करने में जो पैसेज आता है इंग्लिश में कम्प्रीहेंशन सीसैट में, क्या आपको उसको सॉल्व करने में डर लगता है, फियर होता है आपको? कोई बात नहीं दोस्तों, मैं हूँ ना, मैं आपको सीसैट की तैयारी इतनी अच्छे से करवा दूँगा कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स सीसैट क्वालिफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ये जो सीसैट है इंग्लिश का कम्प्रीहेंशन है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में आएगा दोस्तों। साथ ही साथ हम लोग मैथ्स भी करेंगे धीरे धीरे, तो जो दोनों में आएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आएगा और ईपीएफओ का जो एओ ईओ और एपीएफसी का पेपर होता है दोस्तों वो आएगा। आप हैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे, आप हैं जीरो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे और इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बरनवाल है, मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये जो कोर्स है दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और साथ ही साथ ये लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों सीसैट का, और इसका पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। लेक्चर 1 ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन सीसैट का देखा है दोस्तों। जीरो आईएएस का जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों आपके लिए बहुत नए नए इनिशिएटिव लेके आया है, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जीरो आईएएस का जो प्लेटफॉर्म है उसमें हम लोगों ने नए नए इनिशिएटिव लेकर आया है। अगर आप इतना कर लेते हैं दोस्तों तो इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या यूपीएससी एपीएफसी का जो एओ ईओ का एग्ज़ाम होता है ईपीएफओ के पोस्ट पे, जिसका मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मेरा, उसके बाहर भी नहीं जाएगा। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का जो मेंस दिया है दोस्तों, इससे भी आप लोगों को बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। तो जो नए नए इनिशिएटिव है वो देखिए क्या क्या है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट को खास कर इससे फ़ायदा होगा क्योंकि इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाता है। तो देखिए, हम लोग का प्रोग्राम एक चलता है डीपीपी 11 बजे। इसका मतलब क्या है, डेली हम लोग 25 से 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं और वो क्वेश्चन जो होता है वो जीएस का होता है। तो ये जीएस जो है दोनों पोर्शन में आपका यूपीएससी सिविल सर्विस में भी है और ईपीएफओ में भी है। इसमें आप देखिए 4 मार्च से हम लोगों ने शुरू किया है पॉलिटी का राज व्यवस्था, हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसका जो डिस्कशन आप देखेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा दोस्तों कि बोलेंगे कि सर आपने कितना अच्छे से इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस को आप देखिएगा, विश्वास नहीं होता है तो आप एक बार देख के देखिए उसको जाके प्ले लिस्ट में कि किस तरह से पॉलिटी का डिस्कशन क्वेश्चंस का हुआ है। फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखिए। फिर सीसैट में 2:30 बजे हम लोग पैसेज को डिस्कस करते हैं, एक एक पैसेज, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ, औद्योगिक संबंध और श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा 5 बजे शाम में क्लास होता है, ठीक है, ईपीएफओ के लिए। और अकाउंटिंग लेखांकन का क्लास 9 बजे होता है। आप चैनल सब्सक्राइब तब तक मत कीजिए जब तक आप वीडियो नहीं देख लेते हैं। वीडियो आप देखिए, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आप करिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है सब्सक्राइब करना, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है अपने पे कि आपको ये वीडियो इतनी पसंद आएगी कि आपने यूट्यूब में, पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। ये मैं अपने जो मेरा कर्म है दोस्तों उस पर मैं विश्वास करता हूँ और आपका सुरक्षित भविष्य की कामना करता हूँ दोस्तों। तो 5 मार्च को जो आज है, आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देख चुके हैं 25 क्वेश्चंस। आज हम लोग एक कम्प्रीहेंशन का पैसेज करेंगे और शाम में फिर से हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध करेंगे और 9 बजे अकाउंटिंग लेखांकन करेंगे दोस्तों। तो ये सीरीज जो है वो कंटिन्यूटी जो है वो चलता रहेगा आपका। ये चलेगा आपके जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कम्प्रीहेंशन, ठीक है। जो पैसेज आता है उसका दूसरा पैसेज। तो ये दोस्तों ये आज कम्प्रीहेंशन का जो है दूसरा लेक्चर है, ठीक है। एक लेक्चर हम लोगों ने कल कर दिया है, आज हम लोग दूसरे लेक्चर को करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो सीसैट का है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का। हम लोग ये पैसेज को कल सॉल्व कर दिए थे बिल्कुल नए अंदाज में। आप देखिए ज़रा, आज हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। बोल रहा है, भारत में निजता के अधिकार पर वर्तमान फोकस डिजिटल युग की कुछ नवीन वास्तविकताओं पर आधारित है, ठीक है। सबसे पहले हम इंग्लिश में पैसेज को पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी बताएंगे, फिर आपको हिंदी का पैसेज जो है पढ़ के बताते हैं। बोला, इन इंडिया द करेंट फोकस ऑन द राइट टू प्राइवेसी इज बेस्ड ऑन सम न्यू रियलिटीज ऑफ द डिजिटल एज। बोल रहा है डिजिटल एज जो हुआ है, डिजिटल युग, उसमें हम लोग राइट टू प्राइवेसी को फोकस करना चाहिए। किसको ध्यान देके, डिजिटल एज का जो नए नए रियलिटी उभर के आ रहे हैं, जो नए डिजिटल एज में जो नए नए वास्तविकता आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को राइट टू प्राइवेसी पे फोकस करना चाहिए। ये राइट इज ए सब्सटेंसिव राइट ओनली इफ इट वर्क्स इन ऑल सिचुएशंस एंड फॉर एवरीवन। बोल रहा कोई भी अधिकार
सब्सटेंसिव तभी होता है, सब्सटेंसिव मतलब विस्तार रूप में तभी उसको हम अधिकार बोल सकते हैं जब वो सभी सिचुएशंस में होगा, सभी अवस्थाओं में होगा, सभी परिस्थितियों में होगा और सभी के लिए होगा। ए राइट टू फ्री एक्सप्रेशन फॉर एन इंडिविजुअल अबाउट हर एक्सप्लॉयटेशन फॉर इंस्टेंस इज मीनिंगलेस विदाउट एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी दैट गारंटीज दैट प्राइवेट फोर्स कैन नॉट बी यूज टू थ्वाट दिस राइट। बोल रहा है एक आदमी का जो फ्री एक्सप्रेशन का अधिकार है इंडिविजुअल का, किसके लिए? उसके एक्सप्लॉयटेशन, उसके शोषण से बचने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि वो मीनिंगलेस है, उसका जो एक्सप्लॉयटेशन, उसका जो फ्री में बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्र रूप से बोलने की आज़ादी, वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर उसके विरोध में कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया है। किसके विरोध में? तो प्राइवेट फोर्स के विरोध में। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई अधिकार तभी तक अधिकार है जब तक वो सभी सिचुएशंस में होगा और सभी के लिए होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा है कि मान लीजिए किसी को फ्री आज़ादी है, स्वतंत्र रूप से बोलने की आज़ादी है, तो वो उसका अधिकार तभी तक है जब तक उसको प्राइवेट प्लेयर जो है उसके अधिकार को क्या नहीं करता है, दूर उससे नहीं करता है। मतलब उसका अधिकार अगर प्राइवेट प्लेयर दूर कर ले रहा है, प्राइवेट आदमी, कोई संस्था, तो उसका अधिकार जो है फ्री एक्सप्रेशन का वो क्या है, मीनिंगलेस है। समझ में आया? द रोल ऑफ द स्टेट, इसलिए राज्य का क्या रोल है, सरकार का, कि वो इट इज़ नॉट जस्ट टू एब्सटेन फ्रॉम प्रिवेंटिंग राइटफुल फ्री एक्सप्रेशन, कि वो सिर्फ फ्री रूप से जो बोले उसको सिर्फ नहीं क्या नहीं करे, उससे अब्सटेन नहीं करे, उससे दूर ना जाए, बल्कि ये भी अधिकार है कि वो प्राइवेट प्लेयर को भी देखे, वो भी उसको ब्लॉक ना करे। मतलब सरकार इसका ही सिर्फ ये दायित्व तो नहीं है कि वही ना करे, बस ये भी देखे कि प्राइवेट प्लेयर भी उस अधिकार को नहीं रोके। तो क्या इससे पैसेज क्या समझे कि जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है ना, वो डिजिटल युग में जो नए आ रहे हैं उभर के वास्तविकता, उसको ध्यान में रख के होना चाहिए। कोई भी अधिकार विस्तार रूप से सब्सटेंसिव अधिकार तभी होगा जब ये सभी सिचुएशंस और सभी लोगों के लिए होगा। ठीक है, फिर एग्जांपल दिया है कि स्वतंत्र जो हमको बोलने की आज़ादी है, ठीक है, वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर प्राइवेट पार्टी, ठीक है, उसको क्या करते हैं, रोक देता है। अगर प्राइवेट पार्टी से हमें सुरक्षा नहीं मिलता है अपने अधिकारों के होने के बावजूद, तो मेरा अधिकार का क्या मतलब है दोस्तों? कोई मतलब नहीं है, ये बोल रहा है। इसीलिए राज्य का वो दायित्व है कि सिर्फ ये ना देखे कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब सरकार ठीक अपने हिसाब से राइट दे रहा है, बल्कि ये भी देखे कि प्राइवेट प्लेयर उसके अधिकार को नहीं ले पा रहा है। ठीक, अब हिंदी पढ़ेंगे कि भारत में निजता के अधिकार पर वर्तमान फोकस डिजिटल युग की कुछ नवीन विशेषताओं पर, वास्तविकताओं पर आधारित है। कोई भी अधिकार वास्तविक अधिकार तभी होता है यदि वह सभी परिस्थितियों में प्रभावी और सभी के लिए हो। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का अपने शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की वास्तविक उपलब्धता के बिना स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार अर्थहीन है, जो कि यह सुनिश्चित करे कि उसके इस अधिकार को गैर सरकारी शक्ति के प्रयोग से निष्फल ना किया जा सके। समझे? बस यही मतलब है। इसीलिए राज्य की भूमिका आधिकारिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति में रुकावट पैदा करने से बचना मात्र नहीं है कि हम कुछ ना करें, सरकार कुछ नहीं करिए वह ठीक है, लेकिन सरकार ये भी सुनिश्चित करे भाई कि गैर सरकारी मतलब प्राइवेट पक्षकार इसको अवरुद्ध करने में सक्षम ना हो। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व अवधारणाएँ बनाई गई है। तो क्या क्या जो है एजम्पशंस, पूर्व अवधारणा बनाया गया है इसके पैसेज के आधार पे। बस आपको यह ध्यान देखना कि जो भी आप आंसर दो वो अकॉर्डिंग टू पैसेज दो। यहाँ पे मैं कल भी आपको बताया था कि जो भी होना चाहिए वो पैसेज पर आधारित होना चाहिए। अब देखिए क्या है, डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सके। ठीक है, यही बोला गया है कि राज्य के पास ऐसे कुछ संस्था हो भाई डिजिटल एज में, सोसाइटी में, जो सुनिश्चित कर सके कि उसका रोल क्या है, राज्य का रोल क्या है। राज्य का रोल सिर्फ ये नहीं है कि वो अधिकार को स्वयं किसी का अधिकार ना ले, बल्कि ये भी उसका रोल होना चाहिए कि ऐसा कोई संस्था है जो देखे कि भाई प्राइवेट प्लेयर किसी का अधिकार को ना लेते। एकदम ये सही है। इंग्लिश में पढ़िए, द स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन ए डिजिटल सोसाइटी। कुछ संस्था होना चाहिए। दूसरा, राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षकार नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन ना करे। यही बोला जा रहा है कि सुनिश्चित करे, और सुनिश्चित करने के लिए वो कोई संस्था देखे। तो दोनों लिंक है, देखिए एक और दो स्टेटमेंट। कुछ संस्था हो ऐसा जो देखे कि भाई सरकारी गैर सरकारी जो प्राइवेट प्लेयर है वो लोगों का निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी ना ले। ये भी यही बोल रहा है, स्टेट शुड इंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज डू नॉट वायलेट द सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी। एकदम सही।
दोनों स्टेटमेंट लिंक और दोनों अकॉर्डिंग टू पैसेज के अकॉर्डिंग। तीसरा है डिजिटल इकोनॉमी इज़ नॉट कंपेटिबल विद द आइडिया ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजन्स प्राइवेसी। बोल रहा है कि अगर जहाँ भी डिजिटल इकोनॉमी होता है, मतलब डिजिटल अर्थव्यवस्था होता है, तो वहाँ पे सिटीजन्स का अधिकार हनन होना तय है दोस्तों, मतलब होगा ही होगा, ये बोल रहा है। ऐसा कहीं भी पैसेज में लिखा है? पैसेज में क्या सिर्फ लिखा? पैसेज में लिखा है भाई डिजिटल युग है, उसका कुछ नया वास्तविकता है, तो उसका अनुसार हमारा अधिकार जो है सुनिश्चित होना चाहिए। बस यही बोला। ऐसा बोला है क्या कि नहीं डिजिटल अर्थव्यवस्था होगा तो अधिकार होगा, मतलब डिजिटल अधिकार व्यवस्था हो तो तुम्हारा अधिकार छीन लेंगे हम, ऐसा कहीं लिखा है? और पहली बात अर्थव्यवस्था का तो कहीं बात ही नहीं है, यहाँ पे बात है दोस्तों डिजिटल युग का, डिजिटल युग पहला। दूसरा डिजिटल अर्थव्यवस्था का बात ही नहीं है। दूसरा डिजिटल अर्थव्यवस्था का मान लीजिए बात भी है भी, तो कहीं लिखा है क्या कि निजता का अधिकार डिजिटल युग में हो ही नहीं सकता, उसका सुनिश्चित। मतलब ये बोल रहा है कि अगर डिजिटल युग है, ठीक है, और ये अगर डिजिटल युग है, ठीक है, डिजिटल एज है, और ये है आपका राइट टू प्राइवेसी, तो बोल रहा है दोनों अलग अलग रहता है, मतलब दोनों कभी भी साथ नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल है? पैसेज में ऐसा बोला है क्या? पैसेज में ये बोला कि डिजिटल एज ये है, बढ़ रहा है, हमको पता है, और सिटीजन का अधिकार भी बढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए डिजिटल एज अगर इसको काउंटर करेगा, मान लो कुछ कवर कर लिया, तो हमें इसको जो अधिकार है ना दोस्तों, इसको बचा के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों साथ रह ही नहीं सकता, तो ये पूरी तरह से गलत है, पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं है। ये हमें पूछा कौन सा एजम्पशन वैलिड है, तो तीसरा तो नहीं है ना दोस्तों, तीसरा को आप काट दीजिए 1 और 2, तो इसका आंसर होगा कौन सी अवधारणा वैध है, तो 1 और 2। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, पैसेज को इसी तरह से अकॉर्डिंग टू पैसेज सॉल्व कीजिए, परिच्छेद को जो है आंसर को दीजिए अकॉर्डिंग टू पैसेज। यहाँ पर लिखा है देखिए, इस प्रश्नांशों के उत्तर परिच्छेद पर आधारित होना चाहिए। यहाँ भी देखिए योर आंसर टू दिस आइटम शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली, ठीक है। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे करके समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। अब बने रहिए जीरो IAS के चैनल पे, ठीक है। मेरा नाम राहुल बर्नवाल है, इसका PDF ऑलरेडी दिया जा चुका है लेक्चर 1 का, ठीक है। उसमें ही लेक्चर 2 है, टोटल उसमें क्वेश्चन है जिसमें हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। और देखिए जो मैंने इनिशिएटिव बताया है उसको एक बार ज़रूर जाके चैनल पे विजिट करें, ठीक है। चैनल कहाँ से आपको मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, आप यूट्यूब पे जाइएगा, ठीक है। यूट्यूब पे जाइएगा तो मेरा इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस वीडियो का आप इसमें जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे देखिए राहुल बर्नवाल 6712, इसको आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो सीधे आप मेरे चैनल पे आइएगा, ठीक है। चैनल पे आइएगा तो यहाँ पे फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखिए UPSC CSET का वीडियो, अकाउंटिंग का वीडियो, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ का, EPFO का लेक्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टेस्ट 1 पार्ट 1, इकोनॉमी का टेस्ट, इन्वायरमेंट का टेस्ट और इकोनॉमी का टेस्ट, फिर से पॉलिटी का टेस्ट। कोई भी टेस्ट आपको जो अच्छा लग रहा है आप खोलिए उसको। यहाँ से खोलने के बाद आप देखिए टेस्ट रेगुलरली अपलोड किया जा रहा है। अब यहाँ पे किसको खोलेंगे, पहले वाला एग्जाम चालू हो जाएगा, उसमें मैं चालू होने के बाद इसमें आप देखेंगे दोस्तों, इसमें टोटल जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका डिस्कशन किया गया है। किसी भी टेस्ट को आप खोलिए, कहाँ से आया है, वो देखिए हिंदी का भी टर्म आपको आपने अच्छा ही होगा ना, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक्स लगाते हैं, होगा बुराई सब आपको पता चलेगा। हमें हमेशा ही, ठीक है, तो एक बार जरूर उस चैनल को विजिट कीजिए। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, आप एक बार देखिए, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। नेगेटिव हो ही नहीं, देखिए किस तरह से ट्रिक अप्लाई हो रहा है, कोई नेगेटिव है है तो उसका पॉजिटिव, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। नेगेटिव है तो मैंने देखिए देख रहे हैं आप, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, जैसे चोरी वीडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चोरी करने का ट्रिक है दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, नॉलेज के आधार पे, लॉजिक के आधार पे, सजा गलत है, ठीक है ना, सजा भी नेगेटिव है। तो आप देख रहे थे जीरो IAS का चैनल मेरे साथ। अब CSET का डर आपको नहीं सताएगा और बाकी किसी भी एग्जाम में आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो UPSC का दोस्तों प्रीलिम्स है या EPFO का, AOEO या APFC का एग्ज़ाम है। मैं था राहुल बर्नवाल, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गुरु। मैं EPFO में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ, साथ ही साथ मैंने UPSC का मेंस 2020 में दिया है दोस्तों, UPPCS का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। एक बार चैनल को जरूर देखें, विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, हैव ए नाइस डे फ्रेंड।